आज हम जो मूल्यांकन और मापन है उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, एवल्यूएशन एंड मेजरमेंट। इसमें देखो, एवल्यूएशन एंड मूल्यांकन है, ये क्या है, व्यापक है, और ये मापन से इसका ही एक अच्छा मान सकते हैं। सबसे पहले जो परिचय हम मूल्यांकन का करेंगे, ठीक है। देखो, मूल्यांकन क्या है, चेतन अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। मनुष्य जब तक जिंदा है तो उसकी सांसें चल रही है, वो निरंतर क्या है, मूल्यांकन ही करता रहता है। बिना मूल्यांकन के हमें किसी भी स्तर पर निर्णय नहीं ले पाता है। उसे कोई कार्य करना है तो वो कैसे करेगा, ठीक है, कैसे क्या काम करना है, किसके बारे में क्या कहना है, तो सब कुछ वो मन अपने जो मस्तिष्क है उसके अंदर सोचता रहता है, हर चीज के बारे में मूल्यांकन करता रहता है। मूल्यांकन का विकास शिक्षा में एक नवीन दृष्टिकोणों का परिणाम हम मान सकते हैं। देखिए, डलगस ई स्ट्रेस ने कहा, देखो, मूल्यांकन के विकास को हम 5 दशकों में बांट सकते हैं। यानी कितने दशक हैं, 5 दशक। पहला है उद्भव काल, ठीक है, 1897 से 1906 तक। फिर है द्वितीय काल, 1907 से 1916 तक। फिर तृतीय काल है 1917 से 1926। चतुर्थ काल है 1927 से 1936 और पंचम काल है 1937 से 1950, जो क्या है, अंतिम चरण हो चुका है। फिर जो उद्भव काल हुआ था वो राइस और बुने ने क्या किया, जो मस्तिष्क है, आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि को मापने का कार्य किया। यानी बुद्धि है उसको मापने का एक उन्होंने परीक्षण बनाया, उसी से यहाँ पे आपका मूल्यांकन का उद्भव माना गया। फिर है द्वितीय काल 1907 से 1916 में, देखो, थॉर्नडाइक और उनके शिष्यों ने बिल्ली पर इन पर परीक्षण की, ठीक है। तो वहां से हम क्या मानते हैं, प्रमाणीकरण परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट का उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। तृतीय काल में 1917 से 1926 तक बुद्धि और उपलब्धि परीक्षणों का विकास हुआ, प्लस इन्होंने सांख्यिकी प्रविधियों पर बल दिया कि साथ में आप सांख्यिकी की गणना करें ताकि जो परिणाम आपके बिल्कुल सही आए। फिर चतुर्थ काल 1927 से 1936, इसमें क्या हुआ, मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण हुए उनका निर्माण हुआ। जैसे व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, आपके रुचि परीक्षण हो गया और अभिवृत्ति परीक्षण हो गया, यानी कौन सा व्यक्ति क्या काम करना चाहता है, ठीक है, और कौन सा व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में अच्छा है बुरा है, या फिर उसकी रुचि किसमें है। तो ये सब परीक्षण का निर्माण चतुर्थ काल भी हुआ। पंचम काल जो अंतिम चरण है 1937 से 1950 में, इसमें मूल्यांकन विधियों को वैध और वस्तुनिष्ठ बनाने की बात कही गई। यानी वैध और वस्तुनिष्ठ कब बनेगी, 5वें चरण। शाब्दिक जो अर्थ है उसको मूल्यांकन का वो लिखेंगे, मूल्य प्लस अंकन, 2 शब्दों से बना है। मूल्यों का अंकन करना ही क्या है, मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। अब हम जो मूल्यांकन की जो परिभाषा है उसका अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एवल्यूएशन, ठीक है। सबसे पहला है जो शिक्षा शब्दकोश है, उसके अंदर देखो मूल्यांकन को क्या कहा गया है। देखो, मूल्यांकन क्या है, किसी अवलोकन, निष्पत्ति परीक्षण या किसी प्रत्यक्ष रूप से मापित प्रगतियों का को मूल्य प्रदान करना। यानी ऐसा मूल्यांकन है वो किससे बनाया, मूल्य प्लस अंकन, ठीक है। तो मूल्य प्रदान करना ही क्या है, मूल्यांकन है। किसे मूल्य प्रदान करोगे, एक तो अवलोकन को, निष्पत्ति परीक्षण को और प्रत्यक्ष रूप से मापित प्रगतियों को। यानी आप कुछ आपने मापे कोई आंकड़े, उनको आप क्या कर रहे हो, मूल्य प्रदान करना ही क्या है, मूल्यांकन कहलाएगा। किनको, किसी अवलोकन को, निष्पत्ति परीक्षण को या किसी प्रत्यक्ष रूप से मापित प्रगति। फिर है कोठारी कमीशन। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी जिंदगी में समाप्ति नहीं होती। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न है तथा इसका शिक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध, यानी जो ज्ञान और ज्ञान कौशल अभिरुचि प्रवृत्ति है, जो शैक्षिक जो उद्देश्य है, उनसे इनका घनिष्ठ संबंध होता है। और ये क्या है, शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग मानी जाती है। 3 चीजें उन्होंने बोली, एक तो सतत प्रक्रिया है, शिक्षा प्रणाली का क्या है, अभिन्न अंग है, और शिक्षण में जो उद्देश्य है उनसे ये जुड़ा हुआ है। फिर एनसीईआरटी ने क्या कहा है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, यानी उन्होंने क्या मानी, प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए। यानी हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हमने कहाँ तक प्राप्त कर ली, यानी ज्ञान उपयोग कौशल अभिरुचि प्रवृत्ति, उनकी प्राप्ति हमने कहाँ तक की। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए। यानी शिक्षा के जो उद्देश्य है वो, और अधिगम अनुभव यानी सीखना
सिखाना, यानी सीखना तो छात्रों का है और सिखाना यानी अध्यापक सिखाते हैं, और जो अध्ययन और अध्यापन है वो इसमें अधिगम में शामिल है। यानी एक प्रक्रिया है मूल्यांकन, इससे क्या ज्ञात कर रहे हैं कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं और पढ़ाना कहाँ तक सिद्ध हुआ है, प्रभावशाली हुआ है, और जो शिक्षा के उद्देश्य कहाँ तक पूर्ण होते हैं। जेम्स एम ली के अनुसार देखिए मूल्यांकन क्या है, एक तो विद्यालय, कक्षा और स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में शिक्षार्थियों की प्रगति की जांच है। यानी छात्रों की प्रगति की जांच कौन कौन कर रहे हैं, एक तो विद्यालय द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित है, कक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित है, और एक अध्यापक द्वारा स्वयं द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य, तीन जगह है, एक तो विद्यालय हो गया, दूसरा कक्षा और तीसरा आप अध्यापक के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में शिक्षार्थियों की यानी छात्र है उनकी प्रगति की जांच करना है। क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन का उद्देश्य जो प्रयोजन है वो क्या है, शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर और निर्देशित करना है। छात्र क्या है, सीखने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो और वो उनको आप निर्देशित करो कि आपको इस तरह सीखना है, इस तरह आपको नई चीजें ज्ञात करनी है, उनका अर्जन करना है। तो ये मूल्यांकन क्या है, शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर करता है और उन्हें निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन क्या है, नकारात्मक प्रक्रिया न होकर क्या है, सकारात्मक प्रक्रिया, यानी ये नकारात्मक नहीं है, ये हमेशा सकारात्मक ही इसको माना जाता है। अब हम जो मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, उनको देखेंगे। देखिए इसको सबसे पहले जो इसकी विशेषताएं हैं, सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये क्या है, मूल्यांकन है जिंदगी भर चलते रहता है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमारे लिए अच्छा है या लाभदायक है या हानिकारक है। कोई भी चीज हम बोलते हैं तो सोच समझ कर ही हम बोलते हैं, यानी उसका मूल्यांकन करके ही हम कोई भी चीज हम बोलते हैं। यानी ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है, कौन, मूल्यांकन। फिर ये क्या है, व्यापक प्रक्रिया है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस, यानी ये छात्रों के तीन जो पक्ष हैं, तीनों पक्षों का विकास करते, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों को ये मजबूत करती है छात्रों की, इसलिए इसको क्या मानते हैं, व्यापक प्रक्रिया मानते हैं। फिर है सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस भी मानते हैं। क्यों, क्योंकि समाज की जो आकांक्षा, आदर्श और आवश्यकता, यानी जो 3 है समाज की, ठीक है, उनको शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार बताती है कि जो शिक्षा के उद्देश्य है इनको पूरा करें या नहीं करें। यानी शिक्षा के उद्देश्य समाज के आकांक्षा, आदर्श, आवश्यकता अनुसार बने हैं या नहीं, इनकी जानकारी हमें कौन देगा, मूल्यांकन नहीं देगा, ठीक है, इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। फिर है शिक्षार्थी केंद्रित, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है शिक्षार्थी केंद्रित मानते हैं, क्योंकि छात्रों का ही क्या करती है, मूल्यांकन करती है कि जो शिक्षा के हमने उद्देश्य बनाए हैं उनके जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उनकी जानकारी हम देती है, इसमें छात्रों में कहाँ तक हमें उनकी प्राप्ति हो पाई है, ठीक है। फिर 5वां उद्देश्य निश्चितता, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, भावी शिक्षण का स्वरूप, यानी हमने एक बार पढ़ा दिया, ठीक है, हमने पहले क्या किया था, पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हमें कहाँ तक हुई है वो कौन बताएगा, मूल्यांकन बताता है कि हमने एक लेसन प्लान बनाया, ठीक है, बनाया, उसको पढ़ा दिया, तो हमने पहले जो उद्देश्य बनाए उनकी प्राप्ति हमें कहाँ तक हुई है वो मूल्यांकन बता रहा है। फिर जो उपलब्धि स्तर है वो कैसा रहा वो भी बताता है। इन दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं, कल हम जो पाठ पढ़ाएंगे भावी शिक्षा में वो स्वरूप हमें बताता है कौन, आपका मूल्यांकन, इसलिए ये क्या है, उद्देश्य निष्ठ माना जाता है। फिर है सहकारी प्रक्रिया, कोऑपरेटिव प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि शिक्षक स्वयं ये निर्णय नहीं लेता कि छात्र कैसा है, उसका सामाजिक स्तर कैसा है, उसका मस्तिष्क कैसा है, यानी जो भी उसका मूल्यांकन है उसके तीनों पक्ष के बारे में अकेला वो निर्णय नहीं लेता, कौन, शिक्षक। वो छात्रों के जो मित्र है, अभिभावक है, अन्य शिक्षकों के प्रति छात्र के प्रति जो दृष्टिकोण है इन सबका, यानी उसके मित्र, अभिभावक और जो दूसरे टीचर है वो छात्र के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, ये भी हमें कौन बताता है, मूल्यांकन ही बताता है। इसलिए ये क्या है, सहकारी प्रक्रिया मानी जाती है कि अकेला व्यक्ति इसमें मुखिया नहीं होता। फिर निर्णयात्मक प्रक्रिया, डिसिसिव प्रोसेस, यानी जो शिक्षक है शिक्षण विधियों, शिक्षण अधिगम संस्थितियों और शिक्षण द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति, सीखने के अनुभव, इनकी क्या है, प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। इसका ये कहाँ तक प्रभावी हुए, ठीक है, यह निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है शिक्षक के अंदर की। शिक्षक निर्णय लेगा, क्या क्या निर्णय लेगा कि शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, शिक्षण अधिगम संस्कृतियां हैं,
शिक्षण द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति और सीखने के अनुभव की प्रभावशालीता कितनी है, उसके बारे में निर्णय बोलेगा शिक्षक लेता है। किसके आधार पर? मूल्यांकन के आधार। मूल्यांकन की जो 8वीं विशेषता है वो है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक जो विशेषता है इसकी मानी जाती है किसकी? मूल्यांकन की, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सबसे पहले जो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होता है? देखिए सबसे पहले जो उपलब्धि स्तर है उसकी हम क्या करते हैं? स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं। किसकी? उपलब्धि स्तर की हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, हमें क्या क्या उपलब्धि प्राप्त करनी है। ठीक है, उसके बाद जो पाठ्य वस्तु है, ठीक है, उसका विश्लेषण करेंगे। भाई पाठ्य वस्तु का हम विश्लेषण करेंगे, भाई उसको समझेंगे, भाई क्या क्या इसमें बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या पढ़ाना है। फिर उसके आधार पर हम उद्देश्यों को स्पष्ट रूप प्रदान करेंगे। यानी हम क्या करेंगे? फिर उद्देश्यों को स्पष्ट रूप देंगे। ये उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, ज्ञान, उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इनको रूप देंगे। फिर उसके बाद क्या है? जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हम करेंगे वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य आधारित हो जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपका विश्लेषणात्मक प्रक्रिया कहलाएगी। इसकी मूल्यांकन। उसके बाद विश्लेषणात्मक के बाद देखो फिर हम क्या करेंगे? उद्देश्य से संबंधित जो विशिष्टियां हैं, ठीक है, उनके आधार पर हम क्या करेंगे? परिस्थितियों का चुनाव करेंगे। हम ये जो परिस्थिति होगी कक्षा में पढ़ाने के दौरान उनका हम जो परिस्थितियां होगी हमारे साथ कक्षा में, उसका पहले क्या करेंगे? हम चुनाव करेंगे। यानी ये चीज पढ़ाई तो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? उद्देश्य से संबंधित ही होगी। ठीक है, फिर उद्देश्य की जो प्राप्ति है उपयुक्त साक्ष्यों के संकलित करने से हमें प्राप्त होगी। यानी उद्देश्य की प्राप्ति कब होगी? कक्षा के दौरान हमने उपयुक्त साक्ष्यों को संकलित किया है या नहीं किया है। उपयुक्त जो साक्ष्य हैं उनको संकलित करने पर हमें क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। वही क्या हो जाएगा? आपका संश्लेषणात्मक प्रक्रिया कहलाएगी। यानी जो नीचे वाली जो प्रक्रिया है वो आपकी संश्लेषणात्मक प्रक्रिया हो गई। अब हम जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसके सोपान है उनको पढ़ते हैं। देखिए स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवल्यूशन। पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो शिक्षा के उद्देश्य है उनका हम चयन करेंगे। छात्र जो रुचि है, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, यानी व्यक्तित्व, सभी जो पक्ष है उनको हम सम्मिलित करेंगे हमारे उद्देश्यों के अंदर। ठीक है, जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वही क्या करते हैं? शिक्षण को एक तरह की दिशा प्रदान करते हैं। सामाजिक जो आदर्श और नैतिक मूल्य है उनका भी हम ध्यान रखेंगे कि इनके निर्धारण में, शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में इसके चयन। फिर दूसरा जो चरण है, स्टेप है, वह है उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना है। यानी उद्देश्य है उनको अपेक्षित जो व्यवहारगत परिवर्तन है उनके अंदर हम लिखेंगे। राइटिंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, यानी जो उद्देश्यों को पूर्ण रूप से हम परिभाषित करेंगे, यानी ये उद्देश्य हम प्राप्त करेंगे। और परिवर्तन वाले क्षेत्रों को हम निर्धारण करेंगे, यानी कौन कौन से क्षेत्रों में हम परिवर्तन लाएंगे छात्रों के। ठीक है, फिर है तीसरा अधिगम परिस्थितियों की पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्निंग सिचुएशंस। इसमें देखो जो अधिगम परिस्थितियां हैं उनको हम पहचानेंगे और छात्रों का अपेक्षित जो व्यवहारगत परिवर्तन है उसको हम देखेंगे। छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में लाएंगे कि वांछित व्यवहारगत की वो अभिव्यक्ति कर सकें। यानी उनमें जो हमने उद्देश्य बनाए हैं उनका अपेक्षित जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो उनके अंदर आया है और उसको वो अभिव्यक्त कर सके। हम ऐसी क्या परिस्थितियों का निर्माण करें। चौथा है परीक्षणों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ डिवाइस, यानी कौन कौन से परीक्षण आप मूल्यांकन के दौरान उपयोग में लेंगे। ठीक है, यानी जो मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो देखो ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहारगत परिवर्तन संबंध में आपको साक्ष्य दे सके। यानी अध्यापक है उसके पास क्या सबूत आ सके कि मैंने ये परीक्षण किया है और ये मैं जो छात्र का जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो मेरे सामने ये आया है। ठीक है, यानी जो मूल्यांकन की जो प्रविधियां होंगी या फिर जो डिवाइस है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, वो क्या है? शैक्षिक उद्देश्य की जांच करने वाली होनी चाहिए। प्लस वांछित जो व्यवहार है, छात्र में जो व्यवहार का जो परिवर्तन आ रहा है उसके संबंध में क्या है? हमारे समक्ष साक्षी दे, एक तरह तथ्य हमारे सामने लाए, छात्र आसानी से उसको समझ सके। ये जो मूल्यांकन की जो प्रविधि है, जो डिवाइस है, उसको छात्र समझ सके और शिक्षक के अनुसार ये होना चाहिए। शिक्षक चाहेगी तेरे को ये उद्देश्य का मूल्यांकन करना है तो वो उसी उद्देश्य के आधार पर बनी हुई होनी चाहिए। फिर पांचवा प्रविधि का प्रयोग है प्रमाणों का लेख, यानी जो परीक्षण है वही हमारी क्या है? प्रविधि का प्रयोग है प्रमाणों का लेखा, यानी एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक एंड रिकॉर्डिंग द
रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, यानी जो आपके सामने जो तथ्य आ रहा है या जो सबूत आ रहा है उसको आप एक लेखा तैयार करो। ठीक है, प्रविधि ऐसी होनी चाहिए जो छात्र द्वारा दिए गए जो उत्तर या व्यवहार प्रदर्शन को लिखित लेखा तैयार के रूप में हमें मिल जाए। यानी अगर कोई भी आप अगर प्रविधि काम में ले रहे हो तो वो ऐसी होनी चाहिए, अगर मौखिक है तो छात्र अगर उत्तर देगा तो आप उसको पहले ही लिखित रूप में रखेंगे। अगर आप मौखिक परीक्षा ले रहे हो, ठीक है, आसान भाषा में समझो, तो उसका एक लिखित प्रारूप, उत्तर भी, प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपके पास लिखित होना चाहिए। अगर परीक्षा आप लिखित ले रहे हो मौखिक की जगह, तो ये आवश्यक नहीं कि आप ये लिखित रखो, क्योंकि वो लिख कर ही देगा आपको। ठीक है, तो जो साक्षी है यानी जो प्रमाण है, एविडेंस है, वो आपको लिखित रूप में मिल जाएगा लिखित परीक्षा में, पर मौखिक में आपको खुद को लिख कर रखना होगा। ठीक है, फिर प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्ट एविडेंस। देखो शिक्षार्थियों में जो व्यवहार का परिवर्तन हुआ है वो क्या है, उद्देश्य अनुसार हुआ है नहीं हुआ, उसका आप निर्णय करोगे। किसके अनुसार करोगे, साक्ष्यों के अनुसार, यानी जो आपके पास एविडेंस आए हैं, प्रमाण आए हैं, उसके आधार पर आप बताओगे छात्र के अंदर व्यवहार का परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, उद्देश्य के अनुसार। अगर कौन कौन से उद्देश्य हमारे छूट गए या कौन कौन से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, और इसके आधार पर आप ये छात्र के भविष्य के बारे में निर्णय लोगे कि मूल्यांकन के द्वारा ये परिणाम निकाला है एक छात्र का, वो भविष्य में क्या करेगा, उसकी रुचि किसमें है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, वो सब आप बता सकते हैं। मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, पर्पज ऑफ एवल्यूएशन, इसमें देखिए सबसे पहला है छात्र वृत्ति में सहायक, यानी मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक को ये पता लगता है कि छात्र इस दिशा में जाए तो उसकी तरक्की होगी, यानी वो उसके गुण और दोष, उसकी जो विशेषताएं छात्र के बारे में, संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हमें बताता है, तो उसको एक तरह की दिशा प्रदान करता है जहाँ पर कि आप इस दिशा में जाओ तो आप तरक्की कर पाओ। फिर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, छात्र के बारे में, उसकी रुचि, उसके अभिवृत्ति, उसकी बुद्धि क्षमता, बौद्धिक क्षमता के बारे में, शारीरिक क्षमता के बारे में हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगता है। तो अध्यापक जो उसका मार्गदर्शन करेगा कि आपको इस क्षेत्र में आपको कार्य करना है और उसमें आपको ख्याति प्राप्त करनी है। फिर है पाठ्यक्रम में संशोधन, भाई समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है, सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सब जानते हैं। तो समाज में कई चीजें पुरानी होती है तो उसको आप छोड़ देते हैं, वो कई चीजें नहीं होती है उसको अपना लिया जाता है। वैसे जो विद्यार्थियों का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर भी जो पुरानी चीजें हैं जो छात्रों के लिए कम उपयोगी है तो उसको हटा दिया जाता है, और जो नई चीजें वो अधिक उपयोगी है उनको लगातार जोड़ा जाता है। तो पाठ्यक्रम संशोधन के लिए भी हमें जो चीज जोड़नी है, जो चीज हटानी है, वो हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगता है। फिर है विद्यार्थियों को वर्गीकरण, विद्यार्थियों को वर्गीकरण के लिए भी हम अपने मन से वर्गीकरण नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मूल्यांकन की प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। छात्रों का जैसे बुद्धि परीक्षण किया तो बुद्धि परीक्षण द्वारा हम जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको अलग कर सकते हैं, औसत बुद्धि के छात्र उनको अलग कर सकते हैं, और मंद बुद्धि के छात्र उनको अलग कर सकते हैं, या फिर उनकी जो रुचियां हैं रुचियों के बारे में जान सकते हैं, उनकी अभिवृत्तियों के बारे में जान सकते हैं, उनकी व्यवसायिक जो रुचि है उसके बारे में जान सकते हैं। तो उनका वर्गीकरण हम इसके द्वारा ही कर सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा। फिर भविष्यवाणी करना, यानी छात्र के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे, मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। मूल्यांकन के द्वारा छात्र की जो रुचि है उसके बारे में पता लगेगा कि ये भविष्य में जाके क्या बनना चाहता है और कौन से क्षेत्र में इसको कार्य करना पड़ेगा। फिर है समस्या का निदान, देखो कोई समस्या है छात्र के समक्ष और वो पता नहीं पड़ा तो मूल्यांकन के द्वारा उस समस्या का हम हल कर सकते हैं, उसके लिए निदानात्मक जो मूल्यांकन प्रविधि है उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। फिर है अनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए, जो अनुदेशन प्रक्रिया है आपकी उसको प्रभावी बनाने के लिए भी हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, और मूल्यांकन के द्वारा ही जो अनुदेशन है वो प्रभावी बनाया जाता है। मूल्यांकन के जो प्रकार है वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ एवल्यूएशन, ठीक है। देखिए जो मूल्यांकन के दो प्रकार माने होंगे, कितने दो प्रकार है, पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक जो मूल्यांकन है इसमें केवल क्या मिलेगा आपको, परिणाम मिलेगा, ठीक है। और इधर में आपको गुण मिलेंगे, भाई क्या विशेषताएं हैं, क्या दोष है, उनका पता लगेगा, ठीक है। ये है क्वांटिटेटिव एवल्यूएशन और ये क्वालिटेटिव एवल्यूएशन, ठीक है। इसके परिणामात्मक जो मूल्यांकन है इसके हमने तीन प्रकार माने हैं,
और ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग हम करते हैं। देखो मौखिक परीक्षा विद्यार्थियों की ली जाती है, लिखित परीक्षा ली जाती है और प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। लिखित परीक्षा चार प्रकार, लिखित परीक्षा में जो प्रश्न हम काम में लेते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिनको अवसर वाले जो प्रश्न है वो बोलते हैं। अतिलोकात्मक जो प्रश्न होते हैं भाई एक लाइन में जो उत्तर देने वाले होते हैं, या फिर जो जिसको हाँ ना वाले भी बोल लेते हैं और जिसको आप क्या बोलते हो रिक्त स्थान वाले भी बोल देते हैं। फिर है लघुरात्मक जो प्रश्न है, लघुरात्मक जो प्रश्न है उसके अंदर जो एक छोटा पैराग्राफ उसके अंदर लिखना होता है, और निम्नात्मक जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब के अंदर थोड़ा बड़ा 1 पेज या 2-3 पेज का जवाब लिखना पड़ता है। ठीक है। फिर गुणात्मक जो मूल्यांकन है उसके अंदर देखो हमने पहले लिखी है जांच अनुसूची, चेकलिस्ट, यानी एक तरह की एक चेकलिस्ट होती। फिर स्तर माप, स्तर माप में अलग अलग रेटिंग स्केल इसको बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग सहमत, असहमत, या फिर दोनों पक्षों के बराबर है, या फिर हाँ या ना का जवाब होता है। उसमें जो मूल्यांकन है उसके अंदर है क्वालिटेटिव एवल्यूशन, यानी इसके अंदर हमने लिए जांच सूची। चेकलिस्ट में क्या होता है कि एक प्रश्न हो गया, उसका उत्तर विद्यार्थी को के जो गुण है गुणों के आधार पर उसमें टिक किए जाते हैं, यानी प्रश्न के उत्तर के आगे ऐसे टिक लगाएंगे कि इसमें कितने गुण है या अवगुण है, यानी गुणों का ही लेते हैं प्रश्न। और जो सर्वांगीण जो गुण है यानी पूर्ण रूप से जो छात्र का जो मूल्यांकन है इसके द्वारा हम कर सकते हैं उसके सभी गुणों का। फिर है स्तर माप जिसको रेटिंग स्केल बोलते हैं। इसके अंदर एक प्रश्न है, प्रश्न के आगे पूर्णतः सहमत, फिर आएगा पूर्णतः सहमत, फिर सहमत, फिर असहमत, या पूर्णतः असहमत, या औसत आप बता सकते हो कि हाँ में तो इधर हूं ना इधर निष्पक्ष आप दे सकते हो। फिर है अवलोकन ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी घटना है या फिर कहीं पर बच्चों को ऑब्जर्वेशन किया जाए तो कोई भी काम दे देते हैं, फिर उनको एक तरह से देखना होता है वो काम किस प्रकार कर रहे हैं, उसके आधार पर उनके जो गुण है उनको पता लगा सकते हैं। घटनावट इनके टोटल रिपोर्ट, इसमें क्या होता है कि जो छात्र है ठीक है उसके साथ कोई घटना हुई तो उसके बारे में हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके बारे में गुणों के बारे में उसको बताते हैं, या कोई समस्या है उसके बारे में उसको हल भी बताते हैं। जैसे कोई छात्र है उसको हमने पढ़ने के लिए कोई चैप्टर दिया, कक्षा में उसने खड़े होकर पढ़ना शुरू किया तो वो अस्पष्टता के कारण यानी उच्चारण सही नहीं करने के कारण वो अगर होने लग जाए वो छात्र, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए बिठा देंगे, उस घटना के बाद उसको समझाएंगे कि तुम बार बार क्या है इसका अभ्यास करोगे, उन शब्दों का कठिन शब्दों का उच्चारण करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा और उच्चारण भी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी घटना के आधार पर हम उसको विद्यार्थियों को सुझाव देते हैं। फिर व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी, इसमें क्या होता है कि छात्र की जन्म से लेके और अभी तक जितना भी वो घटनाएं हैं उसके घर पे जाकर हम उसकी जानकारी लेते हैं, सहायक जो अध्यापक उनसे जानकारी लेते हैं, उसके बारे में उसके दादा दादी सबसे उसके बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं, और उसके जो रुचियाँ हैं, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, उसके क्या क्या बुद्धि स्तर है, वो सब कुछ उसके अंदर हम नाप लेते हैं और उसके अनुसार उसको गाइड करते हैं, वो है केस स्टडी। फिर है साक्षात्कार इंटरव्यू, इसके अंदर क्या होता है कि छात्र है या फिर जो कक्षाओं के छात्रों का साक्षात्कार लिया जाता है, वाइवा भी लिया जाता है, और छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का इसमें एक तरह का परीक्षण हो जाता है कि छात्र के क्या विशेषताएं, क्या गुण है, क्या रुचियां हैं और क्या उसकी क्षमताएं हैं। समाज विधि साइकोमेट्रिक मेथड, इसमें एक तरह से हमें समाज के लिए समायोजित हो जाने वाला एक छात्र तैयार करना होता है। उसमें सामाजिक गुण है वो आए, प्रजातांत्रिक गुण आए और सहयोग सद्भाव की भावनाएं आए, ये सब हम इस परीक्षण के दौरान करते हैं और विद्यार्थियों को उसके अनुसार कि जो छात्र है बड़ा होकर एक अच्छा समाज सेवक बने, समाज का एक सदस्य अच्छा बने, उसके लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। फिर संचय व्रत कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, इसके अंदर क्या होता है यानी छात्र ने जब से इस विद्यालय में प्रवेश किया है, ठीक है, तब से लेके अब तक यानी जब तक वो विद्यालय में पढ़ेगा तब तक का सारा रिकॉर्ड होता है, इसे लिखित रिकॉर्ड होता है, और एक तरफ उसको आप जो टीसी है उसको मान सकते हैं कि उसमें भी सारा रिकॉर्ड होता है कि उपस्थित कितने दिन में उपस्थित रहा था, कैसा आचरण रहा था, कौन कौन कक्षा में उसके रहते थे और उसका जो व्यवहार कैसा था, कितने उसके प्रतिशत आते थे, यानी कौन कौन सी कक्षा में क्या क्या उसने पढ़ा, सारी जानकारी विद्यालय संबंधी सारी जानकारी उसके अंदर लिखी होती है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उसका उपयोग छात्र को मार्गदर्शन के लिए हम कर सकते हैं।